हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एट केमिस्ट्री पॉइंट। देखिए स्टूडेंट्स, 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो होने वाला है। और जो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हमने एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ा डिटेल में उन केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले हम एसिड्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, उसके बाद बेसिस के बारे में, ताकि हम उन केमिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाए। इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आप लोगों से कि देखिए, अगर वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को कोई व्यूज़ होते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें। या फिर अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको 10th क्लास के स्टूडेंट्स, अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो तीनों में से किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए होता है तो फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोर अबाउट एसिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। देखो, हमने एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, तो उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था कि किस तरीके से एसिड्स और बेस जो है वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, कैसे मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सिमिलरली एसिड्स और बेस के बीच की जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, और मेटल ऑक्साइड्स और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ में रिएक्शंस किस तरीके से करते हैं। आज हम इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में करेंगे और सेपरेट सेपरेट करेंगे, मतलब एसिड्स और बेसिस के अलग अलग करेंगे। तो अभी हम आज एसिड्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि कुछ एक आध स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हुए थे कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे पता लगाएं कि मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। तो देखिए, ज़्यादा डिटेल में तो मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि आप कैसे पता लगाओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि मेटल क्या होती है और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसके लिए सबसे पहले आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए, पता होना चाहिए, और उसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें पता है हमारे पास 4 सेल्स होती हैं। फर्स्ट जो सेल है के सेल है, फिर एल है, फिर एम है और फिर एन सेल है। ठीक है। अब यहाँ पे हर एक सेल की कैपेसिटी होती है कि वो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर एक्वायर कर सकती है। तो के सेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। एल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम 8 फिल कर सकते हैं। अभी देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो एम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, बट हम फिल सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, 18 फिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। और एन सेल के अंदर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम फिल करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स ही। ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि के सेल के अंदर हमको 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, एल में 8 फिल करने हैं, एम के अंदर 8 और एन के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करने हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स से देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम कैसे पता लगाएंगे। मान लीजिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सोडियम है और मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन, फ्लोरीन है और क्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ठीक है। अब इन एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का 9 और क्लोरीन का 17। ठीक है। अब करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जब हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमने बात की फर्स्ट सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे? 2। ये सेल के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए, 11 में से 2 गए, कितने बच गए हमारे पास में? 9 बच गए हैं। एल सेल के अंदर हमने फिल कर दिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। तो एम सेल के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आए? 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जब हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 8 और 2 आएगी, और एल्यूमिनियम की 2 8 और 3 आएगी। क्लियर है? अब देखिए, वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, जिनके लास्ट सेल में, लास्ट सेल यहाँ पे कौन सा है? एम सेल है। तीनों के अंदर एम सेल है, लास्ट सेल। ठीक है। लास्ट सेल क्या होता है? मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम लास्ट सेल बुलाते हैं। तो लास्ट सेल के अंदर अगर 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो ऑलवेज वो मेटल्स होती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं और एक्वायर करती हैं एक पॉजिटिव चार्ज।
अब सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। एल्यूमिनियम के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज करेगा और 3 पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम के ऊपर आएगा। ठीक है। तो हमको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने ओनली 1 to 20 एलिमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, ओनली 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स या जिनके एटॉमिक नंबर 1 to 20 लाई करते हैं, तो जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट सेल के अंदर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो ऑलवेज अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा ये डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 पॉजिटिव, 2 लूज किया तो 2 पॉजिटिव, 3 लूज किया तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ऑलवेज ये क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। क्लियर है। आगे देखिए, एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल सेल के अंदर 6, 8 में से 2 गए तो 6 बच गए हमारे पास। सिमिलरली फ्लोरीन की जब हम बात करते हैं तो के के अंदर कितने आएंगे, 2 और एल के अंदर 7। फ्लोरीन के सॉरी, और क्लोरीन की हम बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो देखिए 2 के सेल के अंदर, 8 एल सेल के अंदर, 8 और 2 कितने हो गए, 10 और 7 लास्ट सेल के अंदर। ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे किसकी बात कर सकते हैं, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 5। ठीक है। अब देखिए वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जिनके लास्ट सेल के अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं, लॉस नहीं करते हैं। ये ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेंगे तो उनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और वो ऑलवेज क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है। अभी जो चार्ज नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको इस सेल को फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा आएगा, 3 नेगेटिव। सिमिलरली ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इसको अपना लास्ट सेल कंप्लीटली फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज। फ्लोरीन के ऊपर 1, क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट सेल भरने के लिए, तो 1 नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन के ऊपर भी 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। तो ये था आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक बच गया जिनके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक कार्बन। तो वो ना ही तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं ना ही गेन करते हैं, वो सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो ज्यादा डिटेल में इनके बारे में हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये एक ब्रीफ आइडिया था जिससे आप पता लगा सकते हो कि मेटल्स क्या होती हैं और नॉन मेटल्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं एसिड्स की। तो देखिए एसिड्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये तो हमें पता ही है एसिड क्या होते हैं। एसिड जो है ये सोर सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं रेड लिटमस के अंदर। या हम बेसिकली बोल सकते हैं कि जैसे हम कर्ड दही खाते हैं या लेमन है हमारे पास या ऑरेंज हम खाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, सोर टेस्ट की होती है, खट्टी होती हैं। तो इनके अंदर जो खट्टापन होता है, जो सोर टेस्ट होता है, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है। अब देखिए एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एसिड्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स और एक होते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स, अब इनके नाम इंडिकेट करते हैं, समझना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो इसका नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या होते हैं, लेस हार्मफुल होते हैं। और मिनरल एसिड्स जो हैं ये क्या होते हैं, हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स एक्चुअली होते क्या हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड होते हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं। नेचुरली किसके अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर। नेचुरली अकरिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स।
एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर नेचुरली ये एसिड्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बुलाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं एसिटिक एसिड। अच्छा, इस सेक्शन के अंदर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर या कैसे आते हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, ये एसिड। अब यहाँ पे इस वाली चीज से देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कोई भी फूड सब्सटेंस का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इससे इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। देखिए मैं कुछ फूड स्टफ्स के नाम यहाँ पे लिख रही हूँ जिनके अंदर ये एसिड्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है इन विनेगर। विनेगर जिसको हम सिरका बुलाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। और इसका दूसरा नाम इथेनोइक एसिड भी होता है, इथेनोइक एसिड। इसको इथेनोइक एसिड भी बुलाते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, और ये विनेगर जो है, ये सिरका, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे हम पिकल्स के अंदर अचार डालते हैं फ्रूट्स के या वेजिटेबल्स से, तो उन पिकल्स के अंदर हम विनेगर को यूज करते हैं। बहुत सारी खाने की चीजें होती है जिसमें हम सिरका यानी विनेगर का यूज करते हैं। सिमिलरली सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स लाइक सिट्रस का मतलब खट्टे फलों के अंदर, जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड टमाटो के अंदर पाया जाता है। अभी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि टमाटो के अंदर विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट विच एसिड इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स, या विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो। या फिर आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है दैट आपसे पूछा जा सकता है कि लेमन इज यूज्ड फॉर क्लींजिंग द ब्रास वेसल्स। जो ब्रास के जो वेसल्स होते हैं उनको साफ करने के लिए लेमन का यूज करते हैं। वाई लेमन इज यूज्ड, तो क्यों लेमन को यूज किया जाता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो वहां पे हमको जवाब देना है कि लेमन के अंदर क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। ब्रास के जो वेसल्स होते हैं उनके ऊपर बेस की कोटिंग बन जाती है, तो ये एसिड उस बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से वेसल्स क्लियर हो जाते हैं यानी साफ हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास बचता है क्या, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, ये पाया जाता है टैमेरिंड के अंदर, टैमेरिंड इमली के अंदर। और जो आपके अनराइप ग्रेप्स, कच्चे अंगूर जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है, एंट स्टिंग। आपने कई बार देखा होगा कि जब चींटी काट लेती है तो हाथ के ऊपर या बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर कोई चींटी काटती है, कोई एंट बाइट करता है, तो उसमें बर्निंग पेन होता है। ठीक है, तो वो बर्निंग पेन किसकी वजह से होता है, एक्चुअली वो बर्निंग पेन होता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड जो है ये किसके अंदर पाया जाता है, एंट स्टिंग। और एक प्लांट होता है नेटल, नेटल लीव्स। ठीक है, नेटल एक प्लांट है, ये एक वाइल्ड प्लांट होता है, जंगली पौधा होता है, और इसकी जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर हेयर्स निकले हुए होते हैं। तो जब भी इस प्लांट को आप स्किन के ऊपर या किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर टच करते हो तो फिर वहां पे खुजली होने लग जाती है। ऐसा बर्निंग पेन होता है जैसे बिच्छू ने काट लिया हो, या इसको बिच्छू पौधा भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, तो नेटल लीव्स के अंदर और एंट स्टिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि नेटल लीव्स के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, या फिर ये पूछ लेते हैं कि कभी कभी जब एंट आपके बॉडी पार्ट्स पे स्टिंग करती है, काट लेती, बाइट करती है, तो फिर बर्निंग पेन क्यों होता है, क्या किस रीजन से होता है। तो वो बर्निंग पेन किसके, जब एंट कोई भी चींटी काटती है
तो उसके स्टिंग के अंदर, जो स्टिंग यानी कि उसका जो डंक होता है, उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, और वो एंड क्या करती है, वो पूरा का पूरा फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है स्किन के अंदर, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे क्या होता है, बर्निंग पेन होता है। ठीक है, जो फॉर्मिक एसिड है इसका दूसरा नाम होता है मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड भी बुलाते हैं विद फॉर्मूला HCOOH। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत बार पूछा जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं किनकी, ऑर्गेनिक एसिड्स की। तो ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, और वीक होने के कारण ये हमारी बॉडी को किसी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचाते, हार्मलेस होते हैं। मतलब इनको हम खाने के लिए या पीने के लिए यूज कर सकते हैं, ये हार्मलेस होते हैं, हमारी बॉडी में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अपोजिट अगर जब हम बात करते हैं दूसरी तरह के एसिड्स यानी कि मिनरल एसिड्स की, तो देखिए मिनरल एसिड्स क्या होते हैं। मिनरल एसिड्स जो है ये मैनमेड होते हैं, मैनमेड मैनमेड एसिड्स होते हैं और बहुत हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। मेनली 3 एसिड होते हैं जो मिनरल एसिड्स में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, देखिए मिनरल एसिड्स में स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिए, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये जो एसिड है, हालांकि ये एक मिनरल एसिड है, मैनमेड है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये एक वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है, और इसको, ये जो है हमारी बॉडी को किसी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाता है। ठीक है, ये हमको याद रखना है। तो मिनरल एसिड्स में बेसिकली 3 ही एसिड 4 एसिड आते हैं, हम ये भी है मिनरल एसिड ही, लेकिन ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। और ये तीनों जो मिनरल एसिड है, बाकी जो रिमेनिंग बच गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि हमने बोला ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स, तो इन्हीं को हमने कैटेगराइज कर दिया इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, जो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, जिनको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। जबकि मिनरल एसिड्स जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। इवन इनके जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज करूंगी, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या होते हैं उसके हम बात करेंगे। डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आपका एसिड है कार्बोनिक एसिड, ये कैसे बनता है, ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है H2CO3। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने पढ़ा ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में और मिनरल एसिड्स के बारे में, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए हम एसिड्स को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो वीक एसिड हमने पढ़ लिए, वीक एसिड वही होते हैं जो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और जो कार्बोनिक एसिड है ये मिनरल एसिड है, लेकिन ये क्या है, एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, एक्सेप्शनल केस है ये। ठीक है, अभी मैंने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं इनके डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो हैं वो भी बहुत हार्मफुल होते हैं। तो देखिए डाइल्यूट क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं एसिड्स के, हम उनकी बात करते हैं। कंसंट्रेटेड, इसको हम शॉर्ट में कंसंट्रेटेड को CONC लिख देते हैं, क्योंकि आगे जब हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो कई जगह हमको CONC लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड इज वन which possibly have minimum amount of water, minimum amount of water, जिसके अंदर वाटर की अमाउंट कम से कम होती है, उस एसिड को हम क्या बुलाते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड। या हम बोल सकते हैं बिल्कुल जो प्योर एसिड होता है जिसके अंदर कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होता, वो कंसंट्रेटेड एसिड होता है। जबकि डाइल्यूशन या डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड इज वन
which has या which possibly have much more amount of water, much more amount of water, जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है और एसिड कम होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं, डाइल्यूट एसिड बुलाते हैं। क्लियर है। अब वाटर और एसिड की जो मिक्सिंग की प्रोसेस होती है, मतलब वाटर के अंदर एसिड मिक्स करने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बुलाते हैं, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड इनटू वाटर। ठीक है, डाइल्यूशन क्या हुआ, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आती हैं। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एसिड इनटू वाटर। अब यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है मैं उसकी बात बता देती हूँ। एसिड को वाटर में मिक्स कर रहे हैं। अगर आपने डेफिनेशन में ऐसे लिख दिया मिक्सिंग ऑफ वाटर इनटू एसिड, तो आपकी पूरी की पूरी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। अब पानी को हम एसिड में नहीं मिला सकते, हम सिर्फ एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं। उसका मैं आपको रीजन बताती हूँ, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि जो हम डाइल्यूशन करते हैं एसिड्स का, तो हम एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाते हैं बल्कि क्या करते हैं, पानी में एसिड मिलाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखिए पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रोसेस होती है डाइल्यूशन मींस एसिड, वाटर के अंदर एसिड मिक्स करने की जो प्रोसेस है, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। और एक्सोथर्मिक हमें पता है क्या होती है, विच इज हीट रिलीजिंग, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट रिलीज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक बुलाते हैं। तो डाइल्यूशन की जो प्रोसेस है ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब होगा क्या, मान लीजिए कि कोई कंटेनर है और उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। ठीक, अब आप इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो, तो जैसे ही इस एसिड के अंदर वाटर जाएगा, तो क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, तो एसिड और वाटर के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी तो वाटर का कुछ पार्ट जो है वो सडनली स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में बदल जाएगा, क्योंकि हीट रिलीज होगी तो वाटर बॉयल हो जाएगा, बॉयल होगा तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये स्टीम जो है ये एसिड के कुछ पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ लेकर आएगी, जो आपके फेस पे, आपके क्लोथ्स पे, आपके बॉडी पार्ट्स के ऊपर लग सकता है और एक बर्निंग जो है स्किन की वो काज कर सकता है। तो इसलिए ये एक रॉन्ग वे होता है कि एसिड के अंदर कभी भी वाटर मिक्स नहीं किया जाता है, बल्कि किया क्या जाता है कि कोई भी हम कंटेनर लेते हैं या कोई भी बीकर लेते हैं और उसके अंदर हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। ठीक है, वाटर लेते हैं और अब इस वाटर के अंदर हम क्या मिक्स करेंगे, धीरे धीरे एसिड। कोई भी एसिड H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, कोई भी एसिड को हम स्लोली इसके अंदर मिक्स करते हैं बाय ड्रॉप डालते हैं और कॉन्टिन्यूअसली लगातार इसको स्टीयरिंग करते रहते हैं। इसके मतलब लगातार किसी रोड की हेल्प से इसको हिलाते रहते हैं। तो इस केस में होगा क्या कि जब एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ ऐड करेंगे और कॉन्टिन्यूअसली हिलाएंगे, तो रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है, हीट तो रिलीज होगी, लेकिन क्योंकि वाटर की अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है, तो इसलिए वाटर क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर एब्जॉर्ब्स दैट हीट, तो यहाँ पे हार्म के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसलिए ऑलवेज वाटर के अंदर एसिड मिक्स करते हैं फॉर डाइल्यूशन, नॉट एसिड के अंदर हम वाटर मिक्स नहीं करेंगे। अगर हम एसिड में वाटर मिक्स करते हैं तो ये भी चांसेस हैं कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण जो कंटेनर आपने लिया है, जो वेसल आपने लिया है, या जो बीकर आपके पास है, वो भी ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत ही अच्छे से आपको इसको प्रिपेयर करना है। अब हमारे पास, क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो हमने बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स और बेसिस की कर ली थी। तो देखिए अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो मैं लिख लूं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो पहली प्रॉपर्टी एसिड्स की हमने क्या देखी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट।
ये भी इसकी प्रॉपर्टीज में ही हम इंक्लूड करेंगे। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सेकंड जो है वो क्या होता है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड के अंदर टर्न कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड्स हैव द प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे हैं। तो एसिड्स जो हैं इनके पास में इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी भी होती है। मतलब एसिड्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू गिव हाइड्रोजन गैस। एसिड्स जब मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब देखिए रिएक्शंस हमने कर ली थी, तो मैं यहाँ पे आपको जो बेस है वो बता देती हूँ। जब एसिड्स मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो एक पॉप साउंड के साथ में निकलती है। ठीक है, बेसिकली तीन गैसेज जो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन गैसेज रिलीज होती हैं जब कोई भी रिएक्शन कैरी होती है। बेसिकली तीन गैसेज, और भी गैसेज होती है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी होती हैं, पर हम इन तीन गैसेज की बात करेंगे। तो देखिए हमें कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि रिएक्शन के दौरान जो गैस इवोल्व हुई है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी गैस इवोल्व हुई है। तो हाइड्रोजन गैस ऑलवेज पॉप साउंड के साथ में रिलीज होती है और बर्निंग को क्या करती है, जैसे कोई भी चीज जलती है तो उसको बढ़ावा देती है, मीन्स बर्निंग में हेल्प करती है। पॉप साउंड क्या होता है, एक रैपिड सडनली जो एक्सप्लोसिव साउंड आती है, जैसे कि कोई बैलून है और उसको आपने एकदम से पिन मारा तो वो एकदम ब्लास्ट होगा, फटेगा, तो उसको हम पॉप साउंड बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एसिड्स की वो क्या है, एसिड्स जो हैं ये रिएक्ट करते हैं, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स टू गिव सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एसिड्स जब मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स से रिएक्शन करते थे, याद करो हमने रिएक्शन की थी, तो वहां पे सोल्ट बना था, कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट। सोल्ट डिपेंड करेगा कौन सी मेटल रिएक्ट कर रही है कौन से एसिड के साथ में, उस पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ये एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस देती है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस देती है। ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्या होता है कि जैसे किसी भी लिक्विड के अंदर से सडनली अगर किसी गैस के बबल्स निकलने शुरू हो जाएं तो उसको हम ब्रिस्क एफर्वेसेंस बोलते हैं। और साथ ही साथ इसका कैसे पता लगाया जा सकता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये एक्सटिंग्विशर होती है, फायर एक्सटिंग्विशर, आग को रोकने का काम करती है, मतलब बर्निंग को प्रमोट नहीं करती है। तो अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है और आप रिएक्शन हो रहे हो, आप वहां पे कोई बर्निंग कैंडल या कुछ भी बर्निंग ऑब्जेक्ट लेकर जाते हो तो वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसका मतलब वहां पे जो गैस बन रही है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसिड्स किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विद बेस, बेसिस के साथ में टू गिव सोल्ट एंड वाटर। बेस के साथ में एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देते हैं, सोल्ट और वाटर देते हैं। हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है इनके बीच में, और जो सॉल्ट बनता है वो डिपेंड करता है दैट विच एसिड रिएक्ट विद विच बेस। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसिड्स रिएक्ट करते हैं विद मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स। इसके अंदर हमने मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शंस की थी, मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में बात नहीं की थी।
और लास्ट जो प्रॉपर्टी है इनकी वो है मेटल्स एसिड्स हैव कोरोसिव प्रॉपर्टीज। कोरोसिव प्रॉपर्टीज, इनके अंदर कोरोजन वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए जो लास्ट वाली दो प्रॉपर्टी है 7 और 8, ये बेसिकली 8 केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड्स की। तो लास्ट जो दो प्रॉपर्टी है हमने एक तो कर भी ली थी, लेकिन फिर भी इनको डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियोस को, कंटिन्यूअसली अपनी पढ़ाई को चालू रखिए। और कोई भी अगर डाउट्स हैं या कोई भी व्यूज हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।